हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट चैप्टर नंबर 1 और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आगे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, और आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग मशीन डिज़ाइन, या तो दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं जनरल कंसिडरेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन। ओके, एग्ज़ाम में ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है और इसके जो आपको फैक्टर्स की लिस्ट ही आपको दिखानी होती है, यानी लिस्ट डाउन ही करना होता है, जस्ट नाम लिखने होते हैं। ठीक है, बट अगर आपको उसके बारे में डिटेल में पता होगा तो वो लिस्ट याद रखने में आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और एज अ डिज़ाइन इंजीनियर ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो चलिए तो देखते हैं आगे क्या है। टॉपिक्स अभी तक जो कवर हो चुके हैं आगे के वीडियो में, जैसे कि लेक्चर 1 में टॉपिक कवर हो चुके हैं व्हाट इज़ मशीन डिज़ाइन, और लेक्चर 1 में हमने मशीन डिज़ाइन के बारे में और भी जाना था। लेक्चर 2 में हमने टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन देख लिया। और आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग मशीन डिज़ाइन और जनरल कंसिडरेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन। ये अभी आपको स्लाइड दिखाई दे रही है वो आपको 2 मार्क्स के लिए है। इसको लिस्ट डाउन करने को पूछते हैं तो आपको ये जो अभी लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको दिखानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए फैक्टर्स, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मशीन डिज़ाइन या तो जनरल कंसिडरेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करने का मतलब उसको असर करना है, उससे कंसर्न करना, उससे कनेक्टेड है किसको, मशीन डिज़ाइन को। यानी मशीन डिज़ाइन करते वक्त आपको ये जो फैक्टर्स है, ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ओके, दूसरी तरह से पूछ सकते जैसे जनरल कंसिडरेशन यानी वही बात होती है कि आपको क्या क्या कंसिडर करना है जब आप मशीन डिज़ाइन कर रहे हो। मशीन डिज़ाइन कर रहे हो तब आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है एज अ डिज़ाइनर। ओके, तो इसके बारे में है ये टॉपिक, इसीलिए एज अ डिज़ाइन इंजीनियर आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा एंड तक आपको ये वीडियो देखना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी, प्लस आपको जो डिज़ाइन में है उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि सबसे पहला जो फैक्टर्स आता है वो होता है टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द लोड। ये सारे जो फैक्टर्स है उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, यानी अभी सिर्फ मैं आपको नाम ही बताऊँगा, आगे की स्लाइड्स में आपको पूरी तरह से उसके बारे में बताऊँगा कि इसके बारे में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय लोड। कौन से टाइप का लोड लगने वाला है और उस पर उसी लोड के आधार पे कौन सी स्ट्रेस लगने वाली है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है मोशन ऑफ द पार्ट्स, या तो दूसरी तरह से बोल सकते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ द मशीन। ये थ्योरी ऑफ मशीन जो हम सीख के आए 4th सेम में उसके बारे में है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, तो इसीलिए तो हमने 4th सेम में ये सब चीज़ें पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ लोड और स्ट्रेसेस ये सब हमने 3rd सेम में जनरली आप देखोगे तो सॉम में पढ़ा था। ठीक है, और थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी ये सब चीज़ें आई थी। चलिए, और फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। ये हमने कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा था, 2nd सेम में, जो MS सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस, उसमें पढ़ा था। ओके, फिर शेप और साइज ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, ये थोड़ा जनरल टॉपिक है, शेप और साइज़ थोड़ा जनरल टॉपिक है। ओके, और साइज़ जो क्या रखनी होती है ये हम थोड़ा बहुत यहाँ DME में सीखने वाले हैं। ओके, इसी सब्जेक्ट के अंदर सीखने वाले हैं। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशंस, ये सब हमने प्लांट मेंटेनेंस में पढ़ा था। ओके, आई थिंक PMS सब्जेक्ट था, प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, ये सब चीज़ें हमें पढ़ा था। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस का क्या क्या करना है, लुब्रिकेशंस कब करना है, और थोड़ा बहुत इसका थ्योरी ऑफ मशीन्स में भी पहले आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है। क्लाइमेटिक एंड केमिकल इन्फ्लुएंस, ये सब थोड़ा हम जो स्कूल लेवल पे थे ये सब चीज़ें हमने तब सीखी थी। क्लाइमेट, केमिकल इन्फ्लुएंस क्या क्या होता है मटेरियल पे, मेटल्स पे, ये सब चीज़ें। ओके, यानी बेसिक है। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स, अगेन स्टैंडर्ड पार्ट्स के बारे में हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आता रहता है। ओके, जैसे कि बात करें डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में भी आएगा, और थोड़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी है, और जो मटेरियल साइंस है उसमें भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है डिप्लोमा लेवल में ना भी आए हैं कुछ टॉपिक, बट ये कुछ टॉपिक है जो ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको दिखते हैं। ओके, और थोड़ा बहुत आपको स्टैंडर्ड पार्ट्स, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जैसे प्रोडक्शन है, ऐसे सब्जेक्ट में भी शायद देखने मिल जाए। ठीक है, सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस। ओके, यही बात करते हैं हम, प्लांट मेंटेनेंस और सेफ्टी, PMS जैसे सब्जेक्ट्स में हम देख के आए सेफ्टी कितनी ज़रूरी होती है। प्रोडक्शन वर्कशॉप फैसिलिटी। ओके,
ये हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आई जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपके 5th सेम में था। ओके, तो या तो 5th सेम में आएगा, सॉरी था नहीं, आएगा। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये आपको सीखना होता है कि प्रोडक्शन और वर्कशॉप फैसिलिटी यानी किस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, आपके वहाँ पे कौन से मशीन्स होते हैं, ये आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था। ओके, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो आप उसको। नंबर ऑफ पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ये थोड़ा डिज़ाइन रिलेटेड टॉपिक है, यानी कितने पार्ट्स बनाने चाहिए, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे। और लास्ट जो है टॉपिक हमारा, यानी लास्ट फैक्टर हम है वो देखेंगे असेंबली। ओके, तो इतने फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप डिज़ाइन करने बैठते हो मशीन, यानी कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो, पे कोई भी मशीन्स की बात कर रहे हो। ओके, जनरल यहाँ पे फैक्टर्स है जो आपको केयरफुली ध्यान में रखने होते हैं जब आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने बैठते हो। जैसे कि लोड और स्ट्रेसेस देखने होते हैं, मोशंस आपको देखनी पड़ेगी कि पार्ट्स जो है कैसे मोशंस करने वाली, आपको मटेरियल सिलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको शेप और साइज़ सिलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको क्लाइमेट कंडीशंस देखना पड़ेगा और केमिकल इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा जहाँ पे वो मशीन काम करने वाला है इन फ्यूचर में। आपको स्टैंडर्ड पार्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं, आपको ऑपरेशंस की सेफ्टी देखनी है कि कोई आपका जो मशीन है इन फ्यूचर यूज़ कर रहा है तो फिर आप कौन सी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, प्रोडक्शन और वर्कशॉप फैसिलिटी आपको ध्यान में होनी चाहिए। जब मैं डिज़ाइन करने बैठता हूँ तो आपके पास वो प्रोडक्शन है वर्कशॉप फैसिलिटी है कि नहीं है, बराबर। यानी मैं तो यहाँ पे मोटा मोटा कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने बैठ जाऊँगा, बट वो चीज़ हमारे वर्कशॉप में है ही नहीं, वो मशीन्स है ही नहीं वो बनाने के लिए, तो हमें फिर बाहर भेजना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और जब बाहर आप भेजते तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। कितने पार्ट्स बनाने हैं, ज़्यादा पार्ट्स बनाने हैं, कम पार्ट्स बनाने हैं, 5 बनाने, 10 बनाने, 1000 बनाने, 10,000 बनाने, तब आपको फ़ायदा होगा। तो ये भी देखते हैं कॉस्ट कितनी रखनी चाहिए कंस्ट्रक्शन की और कैसे होती है, वो सब भी देखेंगे। और थोड़ा बहुत हम असेंबली का फ़ायदे भी देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे कि असेंबली के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स है जो आपको मशीन डिज़ाइन करते वक्त ध्यान रखने हैं। ओके, बार बार इसलिए बोलोगे कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो स्लाइड है इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मशीन डिज़ाइन, या तो दूसरी तरह से पूछ सकते हैं जनरल कंसिडरेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन सारे फैक्टर को डिटेल में देखते हैं। ओके, सबसे पहला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस काज्ड बाय लोड। कौन से टाइप्स, पहले तो हमें लोड के बारे में पता होना चाहिए और लोड्स के द्वारा जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है उसके बारे में देखेंगे। ओके, चलो क्या लिखा है देखते हैं। द लोड और फोर्स ऑन अ मशीन कंपोनेंट में एक्ट इन सेवरल वेज। देखिए, जो भी लोड होता है कोई भी मशीन से, फॉर एग्जाम्पल एक कार ही ले लो या बाइक ले लो, उसमें जो भी लोड लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, उसके हर एक कंपोनेंट्स में लगेगा, अलग अलग तरीके से लगेगा। सेवरल यानी हर एक तरीके से लग सकता है। कभी भी आप जैसे खड्डे में, आपकी गाड़ी खड्डे में पड़ रही है, आप कुदा रहे हो या ज़्यादा लोग बैठ रहे हो, तो देखो अलग अलग तरीके से वो लोड आएगा। और जब लोड आएगा, जब कोई भी, देखिए बता रहा हूँ यहाँ पे एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस कंपोनेंट पे कोई जैसे टेंसाइल लोड आया, ओके, कैपिटल पी। अब इस लोड के अगेंस्ट अंदर क्या जनरेट होगी भाई, स्ट्रेसेस जनरेट होगी। ओके, सिग्मा जो हम पढ़ के आए हैं ये सब सॉम में। ठीक है, तो फोर्स और लोड के अगेंस्ट इंटरनल स्ट्रेसेस जो होती है वो पार्ट्स के अंदर जनरेट होती है। अगर ये स्ट्रेसेस जो है, इंटरनल स्ट्रेसेस की बात करें, इंटरनल स्ट्रेसेस अगर ज़्यादा हो गई, मटेरियल की जो डिज़ाइन स्ट्रेस से ज़्यादा हो गई, तो फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो देखना है हमें कि एक कितना लोड आ सकता है इन फ्यूचर, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो कितना लोड आएगा, कौन से लोड आ सकते हैं इन फ्यूचर, और उसके अगेंस्ट कौन से स्ट्रेसेस जनरेट होगी, और वो स्ट्रेसेस जो है आप जो मटेरियल सिलेक्ट करते हो उसकी डिज़ाइन स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब आपको पहले से बैठ के प्लान करना है, समझ रहे हो। चलिए, द टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस आर गिवन बिलो। जैसे देखिए पहले तो कितने टाइप के लोड आते हैं, स्ट्रेसेस आते हैं। सबसे पहला देखिए जैसे टेंसाइल लोड और टेंसाइल स्ट्रेसेस। ओके, ये तो मैंने आपको अभी भी बताया। कॉम्प्रेसिव लोड, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर होता है बेंडिंग लोड, बेंडिंग स्ट्रेस होते हैं। हो सकता है आपके कंबाइन लोडिंग आए या कंबाइन स्ट्रेसेस आए। कंबाइन लोडिंग यानी टेंसाइल हो सकता है, कॉम्प्रेसिव हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है, ये सब का कंबाइन। ओके, एक्सियल लोडिंग हो सकता है। फिर एक तरह के लोडिंग हो सकते हैं जैसे स्टैटिक डायनामिक लोड हो सकता है। स्टैटिक यानी जब एक ही, फॉर एग्जांपल एक टेबल पड़ा हुआ है फ्लोर के ऊपर, तो टेबल फ्लोर पे पड़ा हुआ है, एक टेबल जो है वो फ्लोर पे पड़ा हुआ है, तो ये स्टैटिक लोडिंग हो गया। ओके, बट इसी टेबल पे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर कूद रहा है या इधर उधर जा रहा है, तो फिर डायनामिक लोडिंग में चला गया। समझ रहे हो ऐसा। तो स्टैटिक लोडिंग हो सकता है, डायनामिक लोडिंग हो सकता है, ट्रांसमिटिंग लोड हो सकता है, लोड ड्यू टू सल्फेट, फ्रिक्शन लोड, ये सब भी लोड है। ओके,
सीयरिंग लोड हो सकते हैं, सीयरिंग स्ट्रेसिस, उसके सीयरिंग लोड के अगेंस्ट सीयरिंग स्ट्रेसिस जनरेट होगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ फोटो देखो, जैसे कॉम्प्रेसिव लोड आपको पता है इस तरह से होता है, टेंसाइल लोड आपको पता है, सीयर देखिए इस तरह से सीयरिंग होता है, टॉर्सन थोड़ा बहुत सीयर और टॉर्सन कनेक्टेड है, और बेंडिंग देख सकते हो आप। ओके, ये देखिए, ये जो फोटो है इसमें कंबाइंड लोडिंग है, कहीं पे बेंडिंग आ रहा है, कहीं पे सीयर आ रहा है, कहीं पे टेंसाइल भी आ रहा है। ओके, तो ये कंबाइंड लोडिंग है इस तरह से। फिर नेक्स्ट फोटो में आप देख सकते हो यहाँ पे कि डायनामिक एक है, ये मूविंग है, यानी आगे जा रही है एम्बुलेंस। ओके, तो डायनामिक है, यहाँ पे डायनामिक लोडिंग लग रहा है, और ये जो है ये स्टेटिक लोड है, क्योंकि ये अभी क्या है एक ही जगह पे जस्ट स्टेडी बैठा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे स्टेटिक लोडिंग लग रहा है, और इसमें ये मूव कर रही है, इसलिए यहाँ पे डायनामिक लोडिंग लग रहा है। ठीक है, तो लोडिंग जो है कोई भी मशीन्स पे अलग अलग तरीके से आ सकती है, और एज ए डिज़ाइनर हमें पहले से ये सब प्लान करके रखना है कि कौन से टाइप के, जैसे कितने टाइप के लोड है ये हमें पता होना चाहिए, और इतने टाइप ऑफ स्ट्रेसिस है ये सब जनरेट होती है, ये सब हमें पहले से पता होनी चाहिए, और उसके अगेंस्ट हमें पहले से प्लान करके रखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है जैसे कि ये ट्रांसमिटिंग लोड के बारे में बताया है, देखो ये भी एक है, यहाँ पे एक बीम बताया है मैंने, और बीम से जो कॉलम बताया है, तो देखो ग्रेविटी लोड लग रहा है, फिर बीम पे वो लोड ट्रांसमिट हो रहे, लोड फिर सीधे सारे लोड कहाँ जा रहे, कॉलम में जा रहे, और कॉलम से फाइनली कहाँ जा रहे, फाउंडेशन में जा रहे, दिख सकते हो ना आप। तो ये कौन सा वाला बताया हुआ है मैंने, यहाँ पे ये रहा ट्रांसमिटिंग लोड बताया हुआ, और ये सेल्फ वेट भी बोल सकते हैं ना एक तरह से। एक फ्रिक्शन लोड होता है, फ्रिक्शन लोड तो भाई आपको पता ही है कि जो भी दो पार्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में मूव करते तब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और फ्रिक्शन जो हमारे पावर को कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करता है। ठीक है, जिसको हमें कम करना है, कैसे कर सकते हैं, तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करें तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन को 100% हम कैंसिल नहीं कर सकते ना, फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब हम थियोरी ऑफ मशीन में सीख के आए फ्रिक्शन के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, ये है ज्योमेट्री देखनी है हमें, और मोशन ऑफ द पार्ट्स देखना है। या तो यहाँ पे हमें एक तो काइनामेटिक ऑफ मशीन्स देखना है। ओके, काइनामेटिक्स ऑफ मशीन्स, ये सीधा सीधा देखे तो ये हमने थियोरी ऑफ मशीन में ये सारी चीज़ हम सीख के आए हैं उसके बारे में, कि कोई भी पार्ट्स होती है उसकी ज्योमेट्री कैसे होती है। ओके, ज्योमेट्री एक तरह से बोल सकता हूँ तो मैं आपको बोल दूँ कि अरेंजमेंट, कोई भी मशीन बनाना है तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। ओके, जैसे कि पार्ट नंबर 1 लगाते हो, फिर पार्ट नंबर 2 लगाते हो, फिर कहाँ पे वेल्डिंग करना है, कहाँ पे कौन सा मोशन होगा, ये सब देखे, मोशन देखना है आपको, रोटेटिंग मोशन होगी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगी, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पे क्या पढ़ना होता है, काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एनी मशीन डिपेंड्स लार्जली ऑन द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स विच विल गिव द मोशन रिक्वायर्ड। देखिए पहला क्या लिखा है, विच विल गिव द मोशन रिक्वायर्ड, यानी आपको जो मोशन चाहिए वो आपको पहले मिलनी चाहिए। जैसे ट्रेन है आगे है, तो ट्रेन का मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। कार है उसका एक जगह से दूसरे जगह, यानी मेन रिक्वायरमेंट है वैसी मोशन होनी चाहिए, यानी कार आगे जानी चाहिए। ओके, और वो आगे जाने के लिए हर एक पार्ट्स की डिफरेंट अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, उसकी भी मोशंस अलग अलग होगी, हर एक पार्ट्स की मोशन अलग अलग होगी। ओके, तो हमें यहाँ पे कोई भी मशीन्स की बात करें तो सक्सेसफुल ऑपरेशन तभी होता है जब उसके जो पार्ट्स होते हैं ना, उसकी जो अरेंजमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखें, सिंपलेस्ट रखें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो अरेंजमेंट होनी चाहिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करनी है। और दूसरा एक रिक्वायरमेंट है कि आपको जो मोशन रिक्वायर्ड है वो आपको पूरी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है। और तो दूसरा है द मोशन ऑफ द पार्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, मोशंस कैसी हो सकती है। जैसे अभी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, एक मोशन हो सकती है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन यानी सीधा सीधा एक लाइन में ट्रैवल करना, जैसे कि उसके अंदर दो तरह की मोशन रख सकते, यूनि डायरेक्शनल, और दूसरा होता है बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों डायरेक्शन, रेसिप्रोकेटिंग तरह। यूनि डायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगी, और रेसिप्रोकेटिंग यानी दोनों टू एंड फ्रो मोशंस जो होती है, दोनों तरह से लेफ्ट एंड राइट बोल सकते हैं, अप एंड डाउन बोल सकते हैं, ये सब रेसिप्रोकेटिंग मोशन में जाएगा। तो ऐसी मोशंस हो सकती है, तो आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना होता है। आपके हो सकता है कर्विलिनियर मोशंस करते हो आपके पार्ट्स, जैसे कि कर्विलिनियर में रोटरी मोशंस हो सकती है। ऑसिलेटिंग समझते हो, जैसे कि ये दिस इज ऑसिलेटिंग। ओके, ये देखो, ये जो है एक पेंडुलम लगा दिया, ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, दैट इज ऑसिलेटिंग। इस तरह से कोई चीज़ जाएगी लाइक दिस। ओके, दिस इज ऑसिलेटिंग हो सकती है। यस, सिंपल हार्मोनिक मोशंस हो सकती है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने थियोरी ऑफ मशीन में पढ़ा था। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी हो सकती है, ये भी कर्विलिनियर मोशन में जाएगी। ओके, जैसे कि एक आप फेरिस व्हील आपने देखा होगा, फेरिस व्हील यानी क्या बोलते हैं हम गुजराती में, तो बोलते हैं चकडोड़ बोलते हैं, जो गोल गोल घूमता है। ओके, तो चकडोड़ को अगर आप इस फेरिस व्हील को हम साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये
ये आपको साइड व्यू से है ना, साइड व्यू से तो आपको इसी तरह एक लाइन दिखेगी ना, तो ये ऊपर नीचे होता जाएगा और ये जो है एक देखिए एक कर्व बनाता जाएगा इस तरह से, समथिंग कुछ कर्व बनाता जाएगा। ऊपर जाएगा तो हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ। ओके, तो ये जो इस तरह की जो मोशंस हमें मिल रही है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। इसका पूरा टॉपिक होता है इंजीनियरिंग में, मशीन डिज़ाइन में पूरा अलग से सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर ही होता है, बराबर। बट हमें थियोरी ऑफ मशीन्स में इतना डिटेल में नहीं आया था, जस्ट थोड़ा बहुत वर्ड्स सिंपल हार्मोनिक मोशंस का हम ग्राफ बनाते थे, है ना, वो एक सीट बनाते थे सिंपल हार्मोनिक मोशंस की और फिर चला जाता था, बराबर। इतना कोई ज़्यादा डिटेल में आपको डिप्लोमा लेवल पे तो नहीं बताते। चलिए, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ये भी आपने बनाई थी, सीट्स में बनाए थे कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सेलरेशंस हो सकते हैं। ओके, तो ये सब जो है वो मोशन ऑफ द पार्ट्स है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। और दूसरा आपको ध्यान में रखना होता है उसकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब मैंने आपको बताया अरेंजमेंट कैसे रखने हैं वो। चलिए, नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना होता है एज ए डिज़ाइनर, अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन करने बैठते हो तो आपको मटेरियल सिलेक्शन भी ध्यान में रखना होता है। जैसे कि वैरायटी ऑफ मटेरियल्स कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन। मशीन्स में पहले तो हज़ारों पार्ट्स होते हैं, उस 1000 पार्ट्स में से कोई भी पार्ट्स नंबर, जैसे कि पार्ट नंबर आप ले लो सेकंड, अब वो पार्ट नंबर सेकंड है, उसके लिए मार्केट में आपके पास कितने मटेरियल अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल उस आप स्टील का बना सकते हो, कुछ चीज़ आप वुड का बना सकते हो, वहाँ पे आप प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, आप एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हो, आप कॉपर यूज़ कर सकते हो, इवन आप गोल्ड यूज़ कर सकते हो। जस्ट बता रहा हूँ, करने को तो मार्केट में हज़ारों मटेरियल है। वो पार्ट नंबर 2, ठीक है, यानी मटेरियल्स मार्केट में वैरायटी इतनी अवेलेबल है और हम डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं मार्केट में से। ओके, तो ऐसा थोड़ी कि हम कोई भी मटेरियल यूज़ कर लेंगे। वो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा वाला मटेरियल हम चूज़ करें। ओके, तो वो देखते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट फिजिकल, बट वो जो चूजिंग का जो फैक्टर है, यानी सिलेक्शन का जो आप कैसे करते हो सिलेक्शन, तो सिलेक्शन हम करते हैं ये दो चीज़ है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टी और भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये सब पर वो डिपेंड करता है कहाँ वो यूज़ होने वाला है। ओके, मेन जो है फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ के आए हुए हैं, है ना, पहले से मटीरियल साइंस में हम पढ़ के आए हैं। तो मटीरियल सिलेक्शंस जो मेन ध्यान रखना होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, यानी प्रॉपर्टीज़ क्यों ध्यान में रखते हैं, जो जिस काम के लिए उसको यूज़ करना है वो काम वो कर ले उसके लिए। ओके, तो देखिए, इट इज़ एसेंशियल फॉर द डिज़ाइनर टू हैव अ थॉरो नॉलेज। थॉरो का मतलब होता है पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ द मटेरियल अंडर वर्किंग कंडीशंस। आपको क्या पता होना चाहिए एज अ डिज़ाइनर, आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि स्टील की प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ओके, वहाँ पर रबर यूज़ करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपको दूसरा उसके बिहेवियर के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसी वर्किंग कंडीशन में कोई मटेरियल किस तरह से बिहेव करेगा। ओके, जैसे हीट ट्रीटमेंट में हमने देखा था, हम हाई टेम्परेचर पर ले जाते थे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते थे ना, ये सब चीज़ें हम पढ़ के आए हैं पहले से। हीट ट्रीटमेंट में देखो, हाई टेम्परेचर करोगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो फिर उसके प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ओके, केमिकल इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, ठीक है, पर केमिकल इन्फ्लुएंस थोड़ा आगे वाला एक अलग टॉपिक में कवर किया है। ओके, तो दो चीज़ ध्यान में रखनी है, एक को एज अ डिज़ाइनर आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा अलग अलग वर्किंग कंडीशन में जो मटेरियल है वो किस तरह से बिहेव करने वाला है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, जैसे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है सर, स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए कोई भी, कि स्टील की स्ट्रेंथ कितनी रहती है, कॉपर की स्ट्रेंथ कितनी रहती है, इस तरह से। ओके, उसकी टफनेस के बारे में कि टफ कितना रहता है मटेरियल। ओके, जैसे कि कास्ट आयरन है कि वो कितना टफ रहता है, स्टील ज़्यादा टफ है कि कास्ट आयरन टफ रहेगा। ड्यूरेबिलिटी, कितना लंबा टिकने वाला है। रेजिस्टेंस टू हीट एंड कोरोजन, हीट को कितना रेजिस्ट करता है, कोरोजन को कितना रेजिस्ट करता है। मशीनेबिलिटी यानी मशीन हो सकता है कि नहीं, कितना अच्छे से मशीनिंग होगा कि नहीं होगा। वेल्डेबिलिटी, वो वेल्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता। कास्टेबिलिटी, कास्टिंग हो सकता है उसका कि नहीं हो सकता। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखना पड़ेगा कि थर्मल हीट कंडक्ट करता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं। कॉस्ट भी देखना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने एक लिखा था मजाक में गोल्ड लिख दिया था, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। आप गोल्ड भी यूज़ कर सकते हो बट करोगे नहीं करोगे, ओके, क्योंकि फिर कॉस्टिंग पे आ जाएगी बात। हार्डनेबिलिटी यानी कितना हार्ड कर सकते हो, यो हीट ट्रीटमेंट की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, हार्डनेबिलिटी यानी कितना अच्छे से हीट ट्रीटमेंट आप उसका कर सकते हो, यानी प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हो।
फ्लेक्सिबिलिटी, मटेरियल फ्लेक्सिबल है कि नहीं, ये डिपेंड करता है ना, फ्लेक्सिबल रखना है कि नहीं रखना। वेट कैसा है, वेट ज़्यादा है कम है। जैसे कि वेट की यहाँ पे बात करें तो वेट हम बात करते हैं एक एरोप्लेन में जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उसका देख लेते हैं, और एक हम बात करते हैं जो हमारे जो बड़ी बड़ी शिप होती है, ओके, तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। एरोप्लेन में जैसे कि एल्यूमिनियम हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके, एल्यूमिनियम अलावा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट होता है। अब एरोप्लेन है उसको उड़ना है हवा में तो ज़्यादा से ज़्यादा हल्का होना चाहिए। शिप है उसमें आयरन रखते हैं और उसकी डिज़ाइन इस तरह से रखते हैं कि जिससे वो डूबे नहीं, ओके, क्योंकि आयरन तो होता है हैवियर होता है वाटर से, वो तो डूब जाना चाहिए, ओके, बट डूबता नहीं है क्योंकि हम इस तरह से शिप का जो अरेंजमेंट है डिज़ाइन इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आती है, हमें वेट भी ध्यान रखना होता है, ओके। चलो नेक्स्ट जो है फैक्टर पे देखते हैं, हमें शेप और साइज़ की बात कर लेते हैं। शेप की बात करें तो फॉर्म जो होता है और साइज़। शेप तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा शेप रखना है, ओके। शेप में क्या क्या आता है, शेप में एक तो आता है एस्थेटिक, ओके, एस्थेटिक यानी जो लुक होता है, कितना लग्जरियस लुक होता है उसका, जितना अच्छा दिखता है उतना फिर बिकता भी है ना, उतना सेलिंग उसका अच्छा खासा होता है, ओके। बट सारी चीज़ एस्थेटिक में नहीं जानी चाहिए, ओके। आप अपने घर में भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हो जहाँ पे जो लोगों को अट्रैक्ट करनी चाहिए वैसी जगह आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल यूज़ करते हो, और जो पीछे वाला घर के पीछे वाले हिस्से होते हैं वहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत लो कॉस्ट वाले मटेरियल होते हैं या लो क्वालिटी वाले मटेरियल होते हैं तो वो चला लेते हैं काम, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना होता है ना। तो फॉर्म हमें ध्यान रखना है। साइज़ की बात करें कि साइज़ में स्मॉल रखना है, साइज़ मीडियम रखना है, बिग रखना है, वो भी डिपेंड करता है। बट ये सब कैसे होता है, तो जजमेंट से। शेप क्या रखना है, जजमेंट से पता करना है। साइज़ क्या रखना है, जजमेंट से पता करना है, प्लस थोड़े बहुत कैलकुलेशंस भी करने पड़ेगा ना साइज़ के लिए, ओके। फॉर्म के लिए हम जजमेंट यूज़ कर सकते हैं, साइज़ के लिए तो जस्ट जजमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हल्का फुल्का अंदाजा होना चाहिए, ओके। छोटा रखना है, बड़ा रखना है, ये सब। तो स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल क्रॉस सेक्शन में भी यूज, बट इट मे बी चेक दैट द स्ट्रेसेस इंड्यूस इन द डिज़ाइन क्रॉस सेक्शन आर रीजनेबली सेफ। देखो हमारा काम है कि स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकेबल, देखो स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन नहीं लिखा, क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकेबल क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझते हो, एक शाफ्ट है फॉर एग्जांपल, एक शाफ्ट को यहाँ से कट करोगे तो आपको साइड से कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ओके। तो ये उसका क्रॉस सेक्शन हुआ। बट क्रॉस सेक्शन एक ऐसा रखने की बात कर रहे, छोटे से छोटा रखने की बात कर रहे हैं। बट छोटे से छोटा यानी एकदम इतना छोटा नहीं, यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, प्रैक्टिकेबल, एकदम प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, ओके, उतना यूज़ करना है। बट ये भी ध्यान रखना है कि इट मे बी चेक्ड, उसको चेक करना है। ये सब डीएम में भी सीखना है हमें, ये जो चेकिंग है ना ये डीएम में भी सीखना ही है। दैट स्ट्रेसेस इंड्यूस इन द डिज़ाइन क्रॉस सेक्शन आर कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ आएगा तो डीएम ही, जब आप पूरा मेरे सारे लेक्चर्स देख लोगे तो ये तो पॉइंट आपको समझना ही है बराबर, कि स्ट्रेसेस सेफ आने का मतलब क्या होता है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। इन ऑर्डर टू डिज़ाइन एनी मशीन पार्ट्स फॉर शेप एंड साइज इट इज़ नेसेसरी टू नो द फोर्सेस विद द पार्ट मस्ट सस्टेन। समझ रहे हो? तो देखो डिज़ाइन आपको करना है, कोई भी पार्ट्स को शेप बना आपको डिसाइड करना है, साइज डिसाइड करना है, तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, उस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और कितने फोर्स आपको कितनी हद तक फोर्स को सस्टेन करना है, कितने, जैसे कि 10 न्यूटन का फोर्स आपको सहन करना है कि 1000 न्यूटन का सहन करना है कि 10,000 न्यूटन का सहन करना है फोर्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी साइज रखना पड़ेगा ना आपको, और उसके हिसाब से शेप भी रखना पड़ेगा, ओके। चलो, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू एंटीसिपेट यानी पहले से सोच के रखना। ये वर्ड डिज़ाइन इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि डिज़ाइन बैठ के क्या करते हैं, एंटीसिपेट ही तो करते, ओके। फ्यूचर का पहले से सोच के रखना, दैट इज़ अंदाज़ा लगा लेना कि क्या क्या हो सकता है, उसको एंटीसिपेट बोलते हैं। एनी सडनली अप्लाइड और इम्पैक्ट लोड विच कॉज फेलियर, हमें पहले से बैठ के क्या करना पड़ेगा, एंटीसिपेट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इम्पैक्ट लोड आएंगे या जिससे सडनली अप्लाइड लोड आ जाएंगे, ओके। हमारा जो मशीन मार्केट में जब जाएगा, कस्टमर उसको यूज़ करेंगे, तो हमें सब प्लान करना है कि वो कहाँ कहाँ उस चीज़ को ले जा सकता है, कैसे उस पर इम्पैक्ट लोड आ सकता है, कहाँ कहाँ कौन से लोड आ सकते हैं, ये सारी चीज़ बैठ के हमें एंटिसिपेट करनी पड़ती है, उसके हिसाब से रखना है। जैसे कि देखिए ये यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है शेप के बारे में, ये शेप के बारे में बताया है, बाकी कोई इससे लेना देना नहीं है, ओके। जैसे कि बुलेट ट्रेन का फोटो बताया और उसका शेप आपको आगे से दिखाई दे रहा है कि हमने शेप कैसा चूज़ किया, एरोडायनामिक चूज़ किया, ठीक है। एरोडायनामिक चूज़ करने का रीज़न क्या है कि मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन कम से कम हो एयर का, ओके, जिससे ये इजीली आगे बढ़ जाए और पावर लॉस जो है कम से कम हो, ओके। दूसरा एरोडायनामिक शेप आपको यहाँ पे
एरोप्लेन में भी दिखाई दे रहा है, ओके, जिससे वो हवा में इजीली वो आगे बढ़ पाए, ठीक है। इस ये शेप की बात की हुई है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। अभी फ्रिक्शंस कब होगा भाई, सोचिए, फ्रिक्शन कब होगा, जब दो कॉन्टेक्टिंग पार्ट हो गए तब, और वो मूव कर रहे होंगे एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। और फ्रिक्शन होता है तो देखो ये क्या होता है, हीट जनरेट होती है, पावर, और हीट जनरेट होती है तो पावर लॉस होता है। ये तो बेसिक चीज़ है। और उसको ठंडा करना पड़ेगा, इसके लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी ऑयलिंग करना पड़ता है, ग्रीसिंग करना पड़ता है, ठीक है। और ये सब आपको देखो ना, आप मेंटेनेंस करवाते हो, जब आपकी बाइक है आप सर्विसिंग में देते हो तो ऑयल चेंज करवाते हो, समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, हीटिंग होता रहता है, तो ऑयल बदलते रहते हो, तो ऑयल उसको क्या करता है, कूल डाउन रखता है इंजन को, है ना। चलिए क्या लिखा है देखो, वेन एवर देर इज़ अ रिलेटिव मोशन, देखो यही बात है, रिलेटिव मोशन, थ्योरी ऑफ मशीन के लेक्चर में मैंने आपको ये रिलेटिव मोशन बहुत ही डिटेल में समझाया है, ओके। वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट, देखिए जब भी दो पार्ट्स जो होते हैं कॉन्टैक्ट में होते हैं उसमें बीच में रिलेटिव मोशन होता है, ओके, द फ्रिक्शन टेक्स प्लेस, द फ्रिक्शन आएगा मार्केट में भाई, मार्केट में मतलब पिक्चर में, ओके। ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, ये आप सभी को पता है, लॉस ऑफ पावर होता है, वियर एंड टियर होता है, एफिशिएंसी कम होने लगती है, मशीन्स की एफिशिएंसी लॉस होती है, ओके। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर द डिज़ाइनर, ये आपको डिज़ाइनर ध्यान रखना है कि केयरफुल अटेंशन मस्ट बी गिवन टू मैटर ऑफ लुब्रिकेशन, समझ रहे हो, आपको बैठ के क्या ध्यान रखना है, लुब्रिकेशन पे ध्यान देना है। ऑफ ऑल द सर्फेसिस विच मूव इन कॉन्टैक्ट विद अदर्स, जो ऐसे सारी सर्फेस की जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में मूव कर रही है, वेदर पार्ट रोटेटिंग हो, स्लाइडिंग हो या रोलिंग हो, उसे कोई लेना देना नहीं, बस कॉन्टैक्टिंग पार्ट से, तो आपको वहाँ पे लुब्रिकेशन ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे इंजन का एक लुब्रिकेशन दिखाया हुआ है, किस तरह से लुब्रिकेशन काम करता है, समझ रहे हो। यहाँ नीचे जो है देखो ऑयलिंग वाला है, ऑयल पैन है, और वहाँ से ये सारा लुब्रिकेशन ऊपर तक जाता है और सारे पार्ट्स तक ये ऑयल है वो पहुँचता है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और फैक्टर आता है जिसको ध्यान में रखना है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस और केमिकल इन्फ्लुएंस। देखते हैं इसमें क्या है कि इट इज़ नेसेसरी टू नो द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर द मशीन्स हैज़ बीन यूज्ड। आप डिज़ाइन कोई भी चीज़ कर रहे हो, आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका डिज़ाइन किया हुआ जो प्रोडक्ट है, मशीन है, वो इन फ्यूचर कौन सी जगह पे यूज़ होने वाला है, यानी कौन सी जगह पे यूज़ हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कि आउटडोर यूज़ होने वाला है कि इंडोर यूज़ होने वाला है। अभी आउटडोर यूज़ होगा फॉर एग्जांपल, तो आउटडोर यूज़ होगा तो आपको कैसे, देखो वहाँ पे फिर गर्मी होगी, ठंडी आएगी, बारिश गिरेगी, कीचड़ गिरेगा, कौन से केमिकल्स आते हैं, एसिड रेन होता है कभी कभी, तो एसिड भी गिरता है, समझ सकते हो आप सब चीज़ें, कितना पॉल्यूशन है, वो सारे इतने पॉल्यूशन से इतने केमिकल्स रिएक्ट करते रहते हैं, वो मशीन्स पे असर करेंगे, यानी मशीन्स को ख़राब करेंगे। कोरोजन होता रहता है, जैसे आयरन जैसे मटेरियल यूज़ करोगे तो कोरोजन होता रहता है, तो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस होता रहता है, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ केमिकल इन्फ्लुएंस भी होता रहता है कोई भी पार्ट्स जो आप डिज़ाइन कर रहे हो। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्ट जो है बाहर की जगह यूज़ होने वाला है, अंदर की जगह यूज़ होने वाला है, कोई फॉरेन कंट्री में जैसे कि बहुत ही ठंडा है वैसी जगह यूज़ करना। जैसे कि कार आपने डिज़ाइन करी इंडियन के हिसाब से डिज़ाइन करी, और फॉरेन में तो बहुत ठंडी होती है, माइनस में टेम्परेचर भी होता है कुछ जगह पे, तो वैसी जगह आपकी कार चालू ही नहीं होगी, ठंडी हो जाती है, तो वहाँ पे हीटर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है एज अ डिज़ाइनर, बराबर, कि कौन सी जगह पे आपका पार्ट्स है वो जाने वाला है, मशीन है आपका जाने वाला है, ठीक है। फैक्टर्स देखो आपको ध्यान रखने से, क्लाइमेटिक फैक्टर में कौन क्या क्या रहता है, ह्यूमिडिटी कितनी रहती है उस जगह की, टेम्परेचर, जैसे कि इंडिया है, इंडिया की ह्यूमिडिटी कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर कितना रहता है वो पता होना चाहिए, पॉल्यूशन कितना है, गैसेज कौन से हवा में, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स यानी विंड है, ये सब चीज़ें है ना, अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन, ये सब चीज़ मशीन के परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, असर करती है, ओके। सो स्पेशल केयर हैज़ टू बी टेकन इन सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। आपको उससे बचने के लिए आपके पास क्या रास्ता है, आप मटेरियल ऐसा चूज़ करो सर, ठीक है, मटेरियल ऐसा चूज़ करो, और डिज़ाइन ऑफ मशीन्स इन ऑर्डर टू सेव गार्ड द मशीन्स अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ सच अ पैरामीटर। सो आपको इस तरह से मशीन को डिज़ाइन करना है कि मशीन जो है ऐसे पैरामीटर से बच के रहे, सेव गार्ड रहे, ओके। चलिए, तो ये दो एग्जांपल लिए मैंने, एक आउटडोर मशीन है जहाँ पे कार है, आपको देखो कैसे कैसे उसको बेचारे को सहन करना पड़ता है बाहर की जगह, और एक है आपके इंडोर वाला, जैसे रेफ्रिजरेटर, एक मशीन ले लिया इंडोर जो काम करता है, ठीक है। तो ये जो है देख सकते हो आप डिफरेंस, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फैक्टर हमारा जाता है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एज अ डिज़ाइनर जो आपको ध्यान रखना,
होता है। ओके, स्टैंडर्ड पार्ट्स को यूज़ करना। द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉस्ट। ये वाला पॉइंट तो आप याद रख लीजिए सर। स्टैंडर्ड पार्ट्स की बात आती है तब कॉस्ट की बात आ जाती है। आपका कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका टाइम सेविंग हो जाता है। और देखिए, स्टैंडर्ड पार्ट यूज़ करोगे तो आपका टाइम बचेगा, और कंपनी में टाइम इज़ मनी जो होता है ना, टाइम बचता है, टाइम कम यूज होता है तो कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कम होती रहती है। ओके, तो देखिए, द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू कॉस्ट, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स इज ओनली, सॉरी यहाँ पे इज आएगा, इज ओनली द फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ सिमिलर पार्ट्स मेड टू ऑर्डर। यानी दो पार्ट्स है, ये स्टैंडर्ड पार्ट है, एक स्टैंडर्ड पार्ट है, और ये मेड टू ऑर्डर पार्ट है। कैसा पार्ट है? मेड टू ऑर्डर। तो स्टैंडर्ड पार्ट का कॉस्टिंग करने जाओगे और जो बनवाने जाओगे, स्पेशल अलग से बनवाने जाओगे, उसके कॉस्ट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। स्टैंडर्ड पार्ट्स का कॉस्टिंग बहुत कम निकलता है। ओके, स्टैंडर्ड पार्ट्स वुड बी यूज वेन एवर पॉसिबल। जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सर, आप क्या करिए, स्टैंडर्ड पार्ट्स ही यूज़ करिए। आप भी जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे इन फ्यूचर, अभी डिप्लोमा में भी आप क्या करोगे, आपका आप प्रोजेक्ट लेके आओगे, तो प्रोजेक्ट में भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज़ हो सकते हैं वहाँ पे वही यूज़ करिए, उसको मत डिज़ाइन। जैसे एक गियर है, तो गियर थोड़ी डिज़ाइन करने बैठ गए हम लोग कि सर ने डिज़ाइन सिखाया है गियर कैसे डिज़ाइन करना है, तो हम गियर पूरा अपना खुद का डिज़ाइन करेंगे। बोल्ट सिखाया डिज़ाइन करना, तो बोल्ट बैठ के डिज़ाइन करेंगे। तो नट बोल्ट ये सब छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी डिज़ाइन करने बैठेंगे, तो स्टैंडर्ड है, वो मार्केट में अवेलेबल है, आप लाके ले आइए सीधा सीधा। ओके, जहाँ पॉसिबल है आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड पार्ट्स को यूज़ करना है। जैसे कि गियर्स हो गए, वो आपको मार्केट में अवेलेबल है। पुलीज़ है, बहुत अलग अलग साइज़ के, शेप के अवेलेबल है। बैरिंग्स से आपको मिल जाएगी। आपको पार्ट्स देखो, एंड पार्ट्स विच में भी सिलेक्टेड फ्रॉम रेगुलर शॉप स्टॉक्स, रेगुलर शॉप में भी मिल जाएगा, जैसे कि स्क्रू मिल जाएगा, नट पिन्स, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी ना मार्केट में। सीधा जाओ लेके आओ। ओके, उसको थोड़ी डिज़ाइन करने बैठेंगे। बोल्ट से, स्टड से शुड बी यूज एज फ्यू एज पॉसिबल to avoid the delay caused by changing drills, reamers, tabs and also decrease the number of wrenches required। बोल्ट स्टड को कम यूज़ करने को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिर बोल्ट है और स्टड है, वो सब चीज़ें आप यूज़ करोगे ना, तो फिर उसको ड्रिल बार बार चेंज करना पड़ता है। फिर रीमर्स आती है, वो सब चेंज करना पड़ता है। टैब्स जो होते हैं वो चेंज करते रहना पड़ता है अलग अलग। यानी उसके, ये क्या बोल रहे हैं, बोल्ट और स्टड की जो वैरायटी है ना, वो कम होनी चाहिए, वैरायटी। अब ऐसा नहीं, बोल्ट और स्टड से ये सब चीज़ें कहते हैं हंड्रेड्स या हज़ारों नहीं लाखों भी यूज़ हो सकते कोई कोई मशीन पे। अब मशीन पे डिपेंड करता है कैसा मशीन है आपका, बट मेन चीज़ है उसकी वैरायटी कम होनी चाहिए। जैसे कि एक M10 का बोल्ट यूज़ कर रहे हो, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा M10 का भी बोल्ट होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, फिर आपको बार बार ड्रिल चेंज करने पड़ेगी, रिमर हो सकता है, आपको टैप चेंज करने पड़ सकते हैं। जैसे M10 का है तो M10 का आपको होल करना पड़ेगा ना। तो अगर M10 है, एक जगह आपने M12 यूज़ किया, एक जगह M16 यूज़ कर रहे हो, एक जगह M20 यूज़ कर रहे हो, एक जगह M24 यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। और ऐसा कब करते हैं, जब मतलब आप बेवकूफ़ी ऐसा कब कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइन करने बैठे, कहीं कहीं होल का आंसर आया 9 पॉइंट समथिंग आया, तो आपने बोला कि यहाँ 10 mm का बोल्ट यूज़ करना है। कहीं पे होल का आंसर आया कि 11 पॉइंट समथिंग आया, तो आप बोले कि सर 12 mm यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैराइटीज़ को कम करना है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नट बोल्ट से जो आपको इसकी वैराइटीज़ है फ्यू होनी चाहिए, जिससे ये जो डिले होता है, आप ड्रिल्स चेंज कर रहे हो, बार बार रिमर्स चेंज कर रहे हो, उसके टैब्स जो आते हैं वो चेंज कर रहे हो। टैब्स यानी कौन से टैब्स की बात कर रहे हैं? ये जो टैब जिससे हम थ्रेड बनाते हैं वो वाले टैब्स। ओके, ये नल वाले टैब्स नहीं नल वाले टैब्स की बात नहीं कर रहे। यू कैन ऑल्सो टू डिक्रीज द नंबर ऑफ ब्रांचेज रिक्वायर्ड। ब्रांचेज आते हैं ना उसको ओपन करने के लिए। ओके, पाना बोलते हैं ना, पाना, तो वो कम से कम यूज़ हो, इसलिए उससे टाइम बचेगा। ओके, जैसे कि देखो ये सारी चीज़ आपको मार्केट में सीधा सीधा अवेलेबल होता है, बराबर। आप जाइए, उठा के लेके आइए, आपका काम खत्म। इसको बैठ के डिज़ाइन नहीं करना है, समझे? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस, ये तो आप मेरे से ज़्यादा जानते होगे क्योंकि आपने पीएमएस पढ़ा है। पीएमएस मैंने बहुत कम पढ़ा है, तो पीएमएस के बारे में बहुत ही कम पता है। ओके, सेफ्टी को आपको ध्यान में रखना है, बराबर। बट सेफ्टी के बारे में जैसे कि आप कार डिज़ाइन करो, तो कार में आप कितने सेफ्टी के चीज़ें आ गई है आपको भी पता है, कितनी सेफ्टी आ गई। आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, कितना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी वो जो इंसान है वो अभी भी जिंदा निकलता अंदर से। एयरबैग आ गया है, सेफ्टी बेल्ट आ गए हैं, कितनी सारी। ये सब किसने डिज़ाइन किया? डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया, एक्सपीरियंस से डिज़ाइन किया। हमने इतने एक्सपीरियंस हमारे साथ ख़राब हो गए हैं,
जिससे हमने सीख ली और हमने हमारे डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट करते गए, और आज देखो कितनी सेफ़ है सारी चीज़ें। ओके, चलो, सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन ध्यान में रखना होता है। सब मशीन्स आर डेंजरस टू ऑपरेट ऑब्वियसली, कुछ मशीन्स डेंजरस होते हैं, जैसे कार चलाना भी एक तरह से डेंजरस ही है। ओके, और मतलब खाली कार की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इंडस्ट्री में है, मशीन से, आप मशीन के आजू बाजू काम करो और सोचो आप कितने एक्सीडेंट होते हैं। कहीं ना कहीं पेपर में भी आप देखो ना, ये बीच बीच में ऐसी न्यूज़ आती रहती है, ये कंपनी में ये हादसा हो गया, वो कंपनी में वो हादसा हो गया, इतने वर्कर की जान चली गई, ऊपर से गिरा, कुछ बेल्ट में किसी का हाथ आ गया, किसी की साड़ी फंस गई, अगर वुमन है उसकी साड़ी फंस गई, तो किसी का हाथ फंस गया, हाथ कट गया, इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये बहुत आपको ध्यान में रखना होता है एज अ डिज़ाइनर, बहुत क्रिटिकल चीज़ है ये, और बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। क्यों सेंसिटिव चीज़ है? क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई कुछ होता है तो ये सारी चीज़ किस पे आ जाएगी? सब डिज़ाइन पे आ जाएगी कि जो डिज़ाइनर है उसने डिज़ाइन इस तरह से किया था ना, वहाँ पे डिज़ाइन में फॉल्ट है। सारी चीज़ डिज़ाइनर पे उंगली उठाएगी ना, प्रोडक्शन शॉप सब हाथ ऊपर कर देंगे, सर हमारा थोड़ी, हमें तो डिज़ाइनर ने बोला वो बना दिया। जो जो अपने क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शंस करने आते, वो भी बोलते हैं हमने तो डिज़ाइनर ने जो सीट दी थी इस तरह से इंस्पेक्शन करने को बोला था, वो इंस्पेक्शन कर दिया। हादसे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, वो सीधा किस पे आएगा? डिज़ाइनर पे आएगा कि डिज़ाइनर ने इस तरह से डिज़ाइन किया था, उसके कारण ये हादसा हुआ। ठीक है, तो एज अ डिज़ाइनर आपको सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ओके, सम मशीन्स आर डेंजरस टू ऑपरेट, स्पेशली दोज विच आर स्पीडेड। और आजकल तो हाई स्पीड मशीन ना, फास्ट काम करो, फास्ट काम करो, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, पूरे दिन यही चलता रहता है। मशीन इतने स्पीड में काम कर रहे हैं आजकल, जिससे और ख़तरा बढ़ जाता है ना, डेंजरस, और सारी चीज़ें जितनी फास्ट चीज़ घूमेगी उतना खतरा ज़्यादा होता है ना। तो स्पीड अप क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन मैक्सिमम रेट पे हो, यही तो सारी कंपनी में चल रहा है आजकल। Therefore, any moving parts of a machine which is within the zone of worker is considered an accidental hazard and may be the cause of an injury। तो आपको जो भी मशीन से जो जिसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, आपको वो जोन को, जहाँ वर्कर आजू बाजू रहते हैं, उस जोन को आपको क्या जोन डिक्लेयर कर देना है? एक्सीडेंटल हैजार्ड जोन डिक्लेयर कर देना है। और वहाँ ध्यान रखना है कि वो कॉज ऑफ एन इंजरी है, वहाँ पे इंजरी हो सकती है, तो वहाँ पे आपको सेफ्टी प्रोवाइड करनी ही करनी है। ओके, आपको बताओ किस तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट ए डिजाइनर शुड ऑलवेज प्रोवाइड सेफ्टी डिवाइसेज। जो मैंने आपको बोला कि सेफ्टी डिवाइसेज लाने, जिससे ऑपरेटर की सेफ्टी रहे। जैसे कि डोर्स होते हैं, उसमें भी सेफ्टी रहती है कि डोर, जब तक डोर बंद ना हो तब तक वो रोटेटिंग पार्ट्स में, जैसे कभी पहले के लेथ में क्या हादसे होते थे, वो बटन दबा दिया, घूमना चालू, और मान ले कि हमने अभी वो उसको फिट ही नहीं किया, सीधा उछल के आ जाता है मुंह पे। ठीक है, तो अब के मशीन्स कैसे सेफ्टी हो गए कि जब तक अब डोर बंद नहीं होगा, डोर प्रॉपरली लॉक नहीं होगा, तब तक वो घूमेगा ही नहीं, मशीन चालू नहीं होगा, आप कितने भी बटन दबाते रहिए। ये होता है सेफ्टी करने का डिज़ाइन में। ठीक है, तो ये इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सेफ्टी डिवाइसेज शुड बी नो वे इंटरफेयर विद द ऑपरेशन। ये भी ध्यान रखना है, मशीन ऑपरेशन कर रहा है और वहाँ पे सेफ्टी डिवाइसेस बीच बीच में आ रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ओके, सेफ्टी के डिवाइसेस जो है वो इंटरफेयर नहीं करने चाहिए मशीन के ऑपरेशन में, है ना, क्योंकि भाई मेन काम तो मशीनिंग करने आए, मशीन चलाने आए। अब मशीन चलाने आए और बीच बीच में सेफ्टी के डिवाइसेस अगर आपको इंटरफेयर करते रहे तो फिर काम कैसे होगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे छोटे छोटे फोटोज़ है, कुछ देख सकते हो। यहाँ पे ये वाला आपको थोड़ा येलो कलर का मैंने दिख रहा है, ये बेल्ट है जो घूम रहे हैं, यहाँ पे कुछ हादसा हो सकता है, मोटर वोटर है, तो उसको देखो किस तरह से सेफ्टी को प्रोवाइड किया हुआ है, दिख रहा है ना, ये है। फिर ये देखो एक रोबोट है, रोबोट के आजू बाजू किस तरह से ये आप इस तरह से ये फेंसिंग कर दिया हुआ है, देख सकते हो आप। ओके, ये भी रोटेटिंग पार्ट है, उसको भी देखो बंद कर दिया है। ओके, इसे कुछ सेफ्टी के लिए ये सिम्बॉल्स लगा दिए है, देख सकते हो, वार्निंग सिम्बॉल्स लगा दिए है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है। देखो ये वहाँ पे ये देखो ये गियर चल रहा है और ये एक बंदा है जो देखो गियर के पास जा रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सेफ्टी में आपको ध्यान रखना होता है। प्रोडक्शन वर्कशॉप फैसिलिटी, अब बैठ के आपका दिमाग है, आप एसी में बैठे हुए और आप सोच रहे मैं ये बना दूँ अपने कंपनी में, वो बना दूँ, बट अरे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी में वो मशीन ही नहीं है तो वो बनाने का। फॉर एग्जांपल मैंने कोई पार्ट डिज़ाइन किया, वो पार्ट्स आपकी कंपनी में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? रीज़न है कि आपके कंपनी में मान लेते हैं कि वो मशीन नहीं है, बराबर, और आपने वो डिज़ाइन करके पूरा 1 महीना निकाल दिया, और जब प्रोडक्शन में जाएगा तो ये सब देखे कि भाई ये सर ये तो मशीन ही नहीं है हमारे शॉप में, ये तो बनेगा नहीं, तो हमारी शॉप में नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर की शॉप में, दूसरे की शॉप में बनवाने भेजना पड़ेगा।
ठीक है, उसका डिले भी होगा, उसका अलग से खर्चा होगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा। क्यों ये सब प्रॉब्लम कब आई? जब आपने पहले से सोच के नहीं रखा, आपको ये नहीं पता कि आपकी कंपनी में कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, वर्कशॉप की फैसिलिटी यानी कौन से मशीन्स अवेलेबल है, आपको ये नहीं पता, क्योंकि हम बैठे थे इसी में शांति से। ओके, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी आपको वर्कशॉप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आपके मशीन्स, आपकी कंपनी में कौन से मशीन्स है, क्या क्या एक्टिविटी उसमें हो सकती है, कौन सी प्रोसेसेस हो सकती है। ओके, और डिज़ाइन इंजीनियर शुड बी फैमिलियर, उसको पता होना चाहिए विद द लिमिटेशंस, यानी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता यानी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। ओके, उसके एम्प्लॉयर की वर्कशॉप के बारे में, मेरी वर्कशॉप में कौन से काम नहीं हो सकते मुझे पता होना चाहिए, जिससे इन ऑर्डर टू अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ हैविंग वर्क डन इन सम अदर वर्कशॉप, जिससे मुझे कोई दूसरी वर्कशॉप में काम ना करवाना पड़े सर, समझे। इट इज़ समटाइम नेसेसरी टू प्लान एंड सुपरवाइज द वर्कशॉप ऑपरेशंस एंड टू ड्राफ्ट मेथड्स ऑफ कास्टिंग, हैंडलिंग एंड मशीनिंग स्पेशल पार्ट्स। इसलिए आपको क्या करना है, पहले से प्लान करके रखना है, आपको थोड़े टाइम में सुपरवाइज करना है, वर्कशॉप फैसिलिटी से बैठे नहीं रहना ऑफिस में, आपको जाना है, आपके मशीन्स जाके देखने हैं, उसको सुपरवाइज करने हैं, उसके ऑपरेशंस, उसको पूछता रहना है प्रोडक्शन वाले से कि कौन से पार्ट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। आपको फिर मेथड डेवलप करनी है कि इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कास्टिंग से तो उसकी मेथड डेवलप करो, उसका हैंडलिंग कैसे करना है उसकी मेथड भी देखनी पड़ेगी, और कुछ स्पेशल पार्ट्स बनाना है तो वो भी आपको जाके देखना पड़ेगा कि हमारे शॉप में बनेंगे कि फिर बाहर ही भेजने का ऑप्शन है। ओके, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि एक वर्कशॉप फैसिलिटी है, तो ये सपोज मान लो मैं इस कंपनी में काम करूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे कौन से मशीन है मेरे पास, और उस पर कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। लेटेस्ट मशीन है तो मैं उस हिसाब से डिज़ाइन करूँगा, पुराने मशीन से तो फिर मैं उस हिसाब से डिज़ाइन करूँगा, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं भाई। नंबर ऑफ पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर, तो पार्ट्स कितने बनाने चाहिए, नंबर ऑफ पार्ट्स यानी पार्ट्स मुझे कितने रखने चाहिए, कोई भी एक मशीन होते हैं उसमें कितने पार्ट्स रखूँ, 10 पार्ट्स रखूँ कि 1000 पार्ट्स रखूँ, ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। ओके, ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ पार्ट्स विद द नंबर ऑफ आर्टिकल्स और मशीन, यानी कितने पार्ट्स मुझे बनाने हैं, मतलब मुझे 10 पार्ट बनाने हैं कि मुझे 10,000 पार्ट्स बनाने हैं, तो वो अभी आपको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से। नंबर ऑफ आर्टिकल और मशीन्स टू बी मैन्युफैक्चर अफेक्ट द डिज़ाइन इन अ नंबर ऑफ वेज, यानी कितने पार्ट्स बनाने हैं उससे भी डिज़ाइन आपकी अफेक्ट होती है। ओके, ये चीज़ आपकी एग्जाम्पल से समझाओगे तब पता जाएगा। इंजीनियर एंड शॉप कॉस्ट विच, जिसमें फिक्स चार्ज होते हैं या तो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी मैन्युफैक्चर, ये पॉइंट भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। इफ ओनली फ्यू आर्टिकल्स आर टू बी मेड, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस नॉट जस्टिफाइड अनलेस द मशीन इज लार्ज और सम स्पेशल डिजाइंस यहाँ पे है। इन ऑर्डर कॉलिंग फॉर स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल नॉट परमिट एनी अनड्यू एक्सपेंस इन द वर्क्स ऑफ प्रोसेसेस, सो दैट द डिजाइनर शुड रिस्ट्रिक्ट द स्पेसिफिकेशंस टू स्टैंडर्ड पार्ट्स एज मच एज पॉसिबल। ओके, चलो सॉरी, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि मान लेते हैं कि एक है जैसे कि 10 पार्ट बनाना है, और एक कंपनी है जहाँ पे सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें 10,000 पार्ट्स बनाने। ओके, तो जैसे अभी बात की थी, जैसे फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट में मशीन की कॉस्ट आ जाएगी ना, ये सब चीज़ें फिक्स कॉस्ट में यहाँ पे दोनों की रख रहा हूँ। इसकी मैं 3 लाख रुपीज़ कॉस्ट रख रहा हूँ, ठीक है, इसकी 3 लाख रुपीज़ रख रहे हैं अपने, और इसकी कॉस्ट हम रख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसकी मैं 4 लाख रुपये फिक्स कॉस्ट। ओके, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट आ गई, ये सब कॉस्ट, ठीक है। तो देखो मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे हम इसमें हम 1000 रुपये का मटेरियल लाते हैं, इसमें हम 10,000 का मटेरियल लाते हैं, ठीक है। फिर ओवरहेड, यानी जितना ओवरहेड में हम सारे वर्कर के लेबर ओवरहेड ने, ये सारी चीज़ आ गई। ओके, तो देखते हैं ओवरहेड हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 ले लेते हैं, और इसका ओवरहेड हम ले लेते हैं 30,000। ओके, या तो 50,000 ले लेते हैं। ओके, 50,000 लेते हैं, 5 लिख देता हूँ, है ना। तो चलिए और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आपको जो समझाने के लिए और भी बहुत सारे कॉस्ट यहाँ पे ऐड होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट होगा, कंपनी के इंटरेस्ट का कॉस्ट होगा, ठीक है। बट अभी मैं मान लेता हूँ, इसको बस ख़त्म करते हैं टाइम बचाने के लिए, कि कितना होता है। देखिए जैसे कि 3 लाख यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 000, ओके, और 1, ठीक है, और एक 1 यहाँ पे आएगा, बराबर ना। 3,10,000 एंड 1000। ओके, 3,10,000 एंड 1000, ये हो गया। और यहाँ पे जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, देखो 4 लाख और 10,000 और 50,000, यानी 4,60,000 ये कॉस्ट आई। अभी सारी कॉस्ट को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जैसे अभी आया था कि उसको हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट, जैसे एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी तो डिवाइड बाई 10 कर देते, तो जैसे डिवाइड बाई 10 कर दिया तो इसका आंसर कितना आया, देखिए इसका आंसर आया 3,10,100। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैं कितना लगा देता हूँ, देखो
यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया है ना, ओके 3,01,000, ओके 11,000 हो जाएगा, 3,11,000, ओके। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 3,11,000, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3,00,000, एक ज़ीरो कम हो जाएगा, बराबर। तो 31,000 पर प्रोडक्ट की कॉस्ट आई, 31,000। देखा, 10 प्रोडक्ट बना रहे तो एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी पड़ी, 31,000 रुपये पड़ी। या यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे डिवाइड बाय में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा में 10,000 में बांट देना है। मशीन की कॉस्ट सब कुछ आ गया है ना, मशीन की कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट सब कुछ डाल दिया मैंने, ऐसा मान लो आप। तो ये 0 कट कर देते हैं, कितने 4 0 कट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ गई 46 रुपीज़ पर प्रोडक्ट। तो देखो 31,000 इसकी कॉस्ट पड़ रही है और यहाँ पे 46 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रही है। तो डिफरेंस देखो, चलो यहाँ पे कुछ ये रुपीज़ में, ये सब में कुछ में थोड़ा बहुत अगर कम भी ले लिया तो भी ये डिफरेंस देखो इतना ज़्यादा है, इतना डिफरेंस तो नहीं होगा ना, समझ रहे हो। तो ये होता है, एक का मान लेते 50 रुपीज़ आ रहा है और एक का 30,000 रुपये आ रहा है। ये 30,000 रुपये आ रहे हैं, अगर 10 प्रोडक्ट बना रहा हो तो मुझे एक प्रोडक्ट 30,000 में पड़ेगा, और अगर मैं 10,000 प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मुझे एक प्रोडक्ट बनेगा 50 रुपीज़ का। फिर उसके अंदर हम जो प्रॉफिट वॉफिट डालना है ये सब चीज़ें बाद में डालते रहना, समझ रहे हो। इसीलिए लिखा था कि जो शॉप कॉस्ट है, जिसमें फिक्स चार्ज होते हैं, ओवरहेड एक्सपेंस होते हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स में। जैसे अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, डिवाइड बाय 10 किया था, इसमें मैंने डिवाइड बाय 10,000 किया था, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सारे कॉस्ट को मैंने। तो जिससे मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो फ्यू आर्टिकल्स हो गए तो फिर देखो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके जस्टिफाई नहीं हो गए ना। अब 10 ही आर्टिकल बनाने हैं तो फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको वो आप जमेगा ही नहीं आपके कंपनी में, है ना। एक्स्ट्रा एक्सपेंस आप कर नहीं सकते। और अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको जस्टिफाई करने तो एक चीज़ है कि आपका मशीन कैसा होना चाहिए सर, बहुत ही लार्ज होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, या तो आपका मशीन कैसा होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, तभी आप उतना सामने वाले से इतना पैसा मांग सकते हो। अदरवाइज 31,000 का कोई चीज़ आपको प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं आपसे, समझ रहे हो। तो कब खरीदेगा, जब वो मशीन बहुत लार्ज हो या कोई स्पेशल खास डिज़ाइन का हो जो कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो उसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा पड़ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और देखिए स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है तो जिससे आपका अनड्यू एक्सपेंसिव वर्कशॉप प्रोसेस में, सो दैट डिजाइनर शुड रेस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन टू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। देखिए अगर फिर कम प्रोडक्ट्स है, यानी वही बात है कि अगर आपको 10 प्रोडक्ट बनाने हैं तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या ध्यान रखना है, कॉस्ट कम करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड पार्ट्स को यूज़ करना है, ठीक है। आपको फिर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, आपके रेस्ट्रिक्शन लगे, आपके स्पेसिफिकेशंस जो आपको, आप ज़्यादा उसमें वैराइटीज़ नहीं ला सकते, ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में चेंजेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज़ करने पड़ेगी, ये आपकी लिमिटेशंस हो जाएगी फिर, है ना। कम प्रोडक्ट बनाओगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ओके। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन और प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर। देखो कॉस्ट तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि फाइनली अल्टीमेटली सब कुछ तो सही है, इतना अच्छा बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, फाइनली जो बात आती है वो आती है कॉस्ट पे आके सब अटक जाता है सर, है कि नहीं। तो वो ध्यान रखना है। जैसे कि इन टूडेज वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स वाला दुनिया है आजकल, प्रोडक्ट विद द लीस्ट कॉस्ट आर मोस्ट एक्सेप्टेबल इन द मार्केट में वही चलता है जिसका कॉस्ट सबसे कम होता है, ठीक है। पहले तो कॉस्ट ही पूछते हैं, कुछ भी मार्केट में आज भी जाते हो तो पहले क्या पूछते हो, कितने का है भाई, और कम होता है तो फटाक से खरीद लेते हो, ओके। द एम ऑफ द डिजाइनर इंजीनियर शुड बी ऑप्टिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन अंडर ऑल कंडीशंस। हमें सारी कंडीशंस में हमें कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट को क्या करना है, ऑप्टिमाइज रखना है। मिनिमम रखने बात सही है, मिनिमम तो रखना ही है, बट उसमें हमारा प्रॉफिट भी निकलना चाहिए ना, उतना मिनिमम, इसीलिए ये बोल रहे हैं ऑप्टिमाइज करना है हमें कॉस्ट को, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, ओके। असेंबली जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट फैक्टर है, ओके। तो असेंबली में क्या होता है, देखिए असेंबली करना है कि असेंबली नहीं करना है वो सब ध्यान रखना है। देखिए एवरी मशीन और स्ट्रक्चर मस्ट बी असेंबल्ड एज अ यूनिट बिफोर इट कैन फंक्शन। आप देखो असेंबली, कार असेंबली काम करने से पहले उसको सारा असेंबल करा जाता है, ओके। लार्ज यूनिट्स मस्ट ऑफन बी असेंबल्ड इन द शॉप। बहुत बड़े बड़े मशीन हो तो शॉप में असेंबल किया जाता है, जैसे कार की बात करें, ओके। वहीं पे टेस्ट किया जाता है और फिर टेकन टू बी ट्रांसपोर्ट टू देयर प्लेस ऑफ सर्विस। फिर सब टेस्टिंग वेस्टिंग करवा के फिर उसके सर्विस के प्लेस पे ले जाते हैं, तभी बेचते हैं ना। फिर फाइनल लोकेशन ऑफ एनी मशीन इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत जरूरी है। देखो एंड द डिजाइनर इंजीनियर मस्ट एंटिसिपेट, अगेन आपको एंटिसिपेट करना है कि एग्जैक्ट लोकेशन की वो मशीन कहाँ जाने वाला है, वहाँ की लोकल फैसिलिटी इरेक्शन के लिए है कि नहीं, मतलब जब वहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, वहाँ तक ले कैसे जाएंगे। मशीन्स तो है हमारे कंपनी में बनेंगे, बट वहाँ तक ले कैसे जाएंगे वो सब ध्यान रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल दो, एक मशीन्स की बात करूँ जो आपको, देखो ये विंड टर्बाइन है, वो
कंपनी में बनाएगा और सारा असेंबली करके ले जाएगा, तो फिर वो ले कैसे जाएगा रास्ते में? आपके फ़ैन की ही बात कर लो, घर का फ़ैन होता है, फ़ैन होता है कैसा, असेंबली में होता है। फिर आप फ़ैन खरीदा होगा आपने, आप घर लाते हो, घर ला के फिर असेंबली करते हो ना, कि रास्ते में पूरा फ़ैन आपको तैयार वो दुकान में पूरा तैयार करके देते, फिर आप रास्ते में गोल गोल घुमाते लेके जाते हो रास्ता में हवा में, है ना? तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये होता है असेंबली। तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन की, कहाँ यूज़ करने वाले हैं, कहाँ से ले जाने वाले, कैसे ले जाएंगे, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये देखो विंड टर्बाइन की ब्लेड है, ओके। ये देखो ये इंसान देखो कितने छोटे हैं उसके सामने, तो रास्ते में कैसे ले जाएंगे और वहाँ जाके उसका असेंबली कैसे करना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो ये रास्ते कितनी बड़ी ब्लेड है, किस तरह से ले जाती, कितनी प्रॉब्लम्स आती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो आपको देखिए वही बात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स ऐसे यूज़ करने हैं कि असेंबली करवानी है, बराबर। जैसे कि एक मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरे अंडर जो बच्चों ने डिज़ाइन की थी, कोई एक, जैसे कि मैंने भी एक विंड रिलेटेड ही एक मशीन्स बनवाया था, ओके। तो उसकी डिज़ाइन थी और पूरा मैंने असेंबल कर दिया था, यानी ऐसे सब चार बच्चे से हाथ में लेके बिंदास ले जा रहे हैं कहीं पे भी। जब हमें हमें जब कंपटीशन में जाना था, अहमदाबाद जाना था हमें कंपटीशन में, तब हम जब बस में गए थे सर, बस में कहीं पे भी कोने में डाल दिया, क्योंकि सब पूरा खोल दिया हमने, ओके। और वहाँ जब पहुँच गए तो जाके असेंबल कर दिया। और जो दूसरे बच्चे हैं जो जो जिन्होंने डिज़ाइन करके आए थे, एक साइकिल वाइकल को डिज़ाइन करी थी उस लोग ने, तो वो ऐसे पूरा इतना बिना असेंबल किया सब वेल्डिंग मार दिया, हर जगह वेल्डिंग मार दिया। अब वो बस में घुसेगी कैसे, ठीक है। तो बस कॉलेज भेज रही है एक जगह दूसरी जगह, बट वो बस में आएगा ही नहीं, फिर उसको अलग से टेम्पो करके आना पड़ा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फिर पैसे भी गाड़ने पड़े, समझ रहे हो। तो ये होता है असेंबली का फ़ायदा, है ना। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है फाइनली, ओके। आई होप कि आपको सारी चीज़ें पता चली, ओके। तो इन फ्यूचर अपकमिंग जो लेक्चर डिज़ाइन के आने वाले हैं, ये आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा बहुत पॉज करके, कि आपका जो टॉपिक है, आपको जो सीखने वाला टॉपिक है वो कब आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हो स्क्रीन पे। चलो तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।